नमस्कार, जिंदा एकेडमी के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है। आज ये स्टैटिस्टिक का जो एएसओ की वैकेंसी के लिए बैच चल रहा है उसका लेक्चर नंबर 11वां है। इससे जो पहले हमने 10 लेक्चर कर चुके हैं। 10 लेक्चरों के अंदर जो एक बार के लिए मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको कि हमने क्या क्या पढ़ा था। मेन मेन जो टॉपिक है वो मैं करा देता हूँ आपको। 2 या 3 मिनट लगेगी मेरे को। सबसे पहले जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कि डाटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है। फिर मैंने ये पढ़ा था कि डाटा को किस प्रकार से मतलब प्रेजेंटेशन किया जाता है। उन प्रेजेंटेशन या ग्राफिकल मेथड के द्वारा बताने के बाद मैं आपको एक टॉपिक लिया था, वो लिया था केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंदर हमने दो प्रकार से पढ़ा था। एक पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है और एक आपके पास मतलब नॉन पोजीशन, मतलब कोई पोजीशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। पोजीशन के ऊपर जो डिपेंड करने वाले मतलब उसमें से थे वो माध्यिका और बहुलक, जो कि हमने बहुलक जस्ट इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट किया है। और जो मैथमेटिकल जो गणितीय माध्य थे उन पर हमने पढ़ा था कि समांतर माध्य हमने पढ़ लिया था, गुणोत्तर माध्य पढ़ लिया था और समांतर माध्य पढ़ लिया था और हरात्मक माध्य पढ़ लिया था। फिर मैंने उन माध्यमों के अंदर आपको रिलेशन बता दिया था और इधर आपके पास माध्यिका बताए थे। माध्यिका को अलग अलग सीरीज के अंदर किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है ये भी मैंने बताया था। फिर जो कल वाली जो लेक्चर की क्लास थी वो थी बहुलक की, और बहुलक को मैंने बताया था कि एक नेता के द्वारा मैंने एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाया था। फिर मैंने ये भी बताया था कि उधर गुणोत्तर माध्य, समांतर माध्य, हरात्मक माध्य के अंदर हरात्मक माध्य के अंदर आपको रिलेशन बताए थे। सिमिलरली मैंने यहाँ पर भी रिलेशन बताए थे कि समांतर माध्य में और माध्यिका में और बहुलक के अंदर क्या संबंध होते हैं। ये था आपके पास मतलब कल वाले लेक्चर का, मतलब आज तक जितने पढ़े थे उनका एक बार रिवीजन। और हाँ, मैंने कल वाले लेक्चर के अंदर एक लास्ट के अंदर ये भी पॉइंट बताया था कि केंद्रीय प्रवृत्ति होती है वो आपके पास से मूल बिंदु उस पैमाने दोनों से मतलब प्रभावित होती है। फिर मैंने इसका एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाया था। एग्जाम्पल यह था कि यदि आपके पास बहुत सारे डाटा दे दिया जाए और उनमें सारों में दो दो बढ़ा दिया जाए तो माध्यिका बढ़ जाती है। पता है कि माध्यिका जो है वो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है और केंद्रीय प्रवृत्ति का माप मालूम है कि दोनों पैमाने और मूल बिंदु से प्रभावित होते हैं। जब दो बढ़ाया तो मतलब माध्यिका भी कितनी बढ़ जाएगी, दो बढ़ जाएगी। ये मैंने एग्जाम्पल के द्वारा आपको कल वाले लेक्चर तक की बात थी। आज वाला जो ये लेक्चर 11वां जो स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है अपकिरण के ऊपर, मतलब डिस्पर्सन के ऊपर आपके पास ये लेक्चर बनेगा। और अभी जो टॉपिक चलेगा वो डिस्पर्सन ही चलेगा। ये भी आपके पास एएसओ का एक टॉपिक है। तो चलिए जो इसके अंदर का तो मैं बता देता हूँ कि मेन हमारे पास केंद्रीय प्रवृत्ति के अंदर हम किस पर फोकस कर रहे थे, हम कर रहे थे समंकों के ऊपर। डाटा हमारे को दे रखा था, उन डाटा के ऊपर हम एनालिसिस कर रहे थे। परंतु जैसे ही आप अपकिरण या डिस्पर्सन पढ़ोगे तो इसके अंदर क्या होगा कि मतलब डाटाओं के अंतर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। विचलन कह दो या विचलन कह दो, मतलब विचलन के ऊपर हमारे को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जैसे मतलब आप धीरे धीरे पढ़ोगे परमाणु विचलन क्या होता है, माध्य विचलन क्या होता है, चतुर्थक विचलन क्या होता है, विस्तार क्या होता है। तो हमारे यहाँ पर क्या है कि मतलब जो विचलन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपकिरण के अंदर। केंद्रीय प्रवृत्ति के अंदर हमारे पास डाटा था, अब हम डाटाओं के अंदर अंतर निकालेंगे और फिर उनके ऊपर अध्ययन करेंगे कि भाई क्या क्या चीज होती है, कौन कौन से माप होते हैं अपकिरण के अंदर। तो वो चीजें इस अपकिरण वाले लेक्चर के अंदर काम आएगा। चलिए तो मैं आपको बता देता हूँ कि अपकिरण क्या होता है। पदों मतलब समंक कह दूं, समंकों के विचरण, समंकों के बीच में जो अंतर होता है वो यहाँ पर इस अपकिरण के अंदर सबसे महत्वपूर्ण है। अपकिरण या अंतर का माप को हम क्या कहते हैं, अपकिरण कहा जाता है। पदों के विचरण या अंतर के माप को अपकिरण कहा जाता है। तो अपकिरण यहाँ पर इस लेक्चर के इस टॉपिक के अंदर हम अपकिरण के प्रकार पढ़ेंगे। मतलब दो प्रकार के होते हैं अपकिरण। एक होता है अपकिरण के निरपेक्ष माप होते हैं और एक होता है अपकिरण के सापेक्ष माप। रिलेटिव होता है और इधर आपके पास एब्सोल्युटली होता है। निरपेक्ष को इंग्लिश में एब्सोल्युटली बोला जाता है। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे कि मतलब निरपेक्ष माप के अंदर नाम से पता चल रहा है कि निरपेक्ष जो कभी पक्ष नहीं लेता है। समझ रहे हो ना, तो किसी के पक्ष में बात नहीं है कि निरपेक्ष मतलब किसी का भी पक्ष नहीं है। हम किसी भी प्रकार से इनमें तुलनाएं नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है निरपेक्ष का। सापेक्ष क्या होता है कि सापेक्ष के मध्य मतलब आपके पास आप तुलना कर सकते हो, सापेक्ष होते हैं। जैसे आपके क्लास के अंदर कभी टेस्ट होता है, जब आप क्लास में एग्जाम की तैयारी करते हो और एग्जाम के मतलब किसी भी कोचिंग आप जब टेस्ट होता है तो आप टेस्ट में क्या करते हैं, रैंक लगाते हैं। तो वो क्या है, वो सापेक्ष है। आप इतने बच्चों से आगे हो, मतलब इन बच्चों के सापेक्ष आपकी रैंक अच्छी है, या आपके पास मतलब उक्त बच्चों से आपके पास रैंक क्या है, कम है। तो मतलब क्या हो गई, ये वैल्यू सापेक्ष हो गई। निरपेक्ष मतलब बिल्कुल भी null, मतलब किसी को भी लेना देना नहीं है, ये अपने आप में मस्त है, इसको कहा जाता है निरपेक्ष। निरपेक्ष के अंदर जो आपके पास मतलब टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, एक तो विस्तार, रेंज होती है। रेंज क्या होती है हम बताएंगे अभी। परमाप विचलन या मानक विचलन, ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे। माध्य विचलन पढ़ेंगे और चतुर्थक विचलन इसके अंदर पढ़ेंगे। ये टॉपिक इसके निरपेक्ष मान के अंदर हम पढ़ेंगे। दूसरा जो टॉपिक होता है वो है सापेक्ष के अंदर। सापेक्ष के अंदर क्या होता है कि इनके इन सारों के बीच में कोफिशिएंट लग जाता है।
देखिए माध्य विचलन गुणांक हमने पढ़ लिया, चतुर्थ विचलन गुणांक हम पढ़ेंगे, चार गुणांक हम पढ़ेंगे, और परमाणु विचलन और मानक विचलन का एक होता है, उसको कहा जाता है वितरण गुणांक। तो जहां तक मुझे लगता है आपको अपकिरण समझ में आ गया होगा। अपकिरण के प्रकार जिस जो इस टॉपिक के अंदर मतलब अपकिरण वाले टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे वो है दो प्रकार के, और वो कौन कौन से वो भी हमने बता दिया था। अब चलिए देखिए, निरपेक्ष के बारे में मैंने बता दिया कि निरपेक्ष मतलब हम किसी से तुलना नहीं कर सकते। सबसे पहले निरपेक्ष के मतलब माप की ये प्रॉपर्टी होती है कि हम किसी से तुलना नहीं कर सकते। दूसरा होता है निरपेक्ष होता है जो आपके पास इकाई के साथ में इकाई होती है। कैसे? जैसे मैं आपके पास एग्जाम्पल लेता हूँ विस्तार का मतलब रेंज। हम दुकान के ऊपर जाते हैं और क्या कहते हैं कि भाई कोई भी मतलब दुकान है, आप रेडीमेड की दुकान है और रेडीमेड मतलब कपड़े वाली रेडीमेड की दुकान है, और वहां पर आप जाके बोलते हो कि भाई मेरे को बढ़िया सी शर्ट दिखा। अब वो शर्ट से वो पूछेगा भैया किस रेंज की दूं, तो कहेगा कि आप क्या कहोगे, आप क्या होगा कि मतलब मेरे को भाई फिलहाल के लिए बेरोजगार हूँ तो मेरे को 200 से लेकर 300 के बीच में दिखा दें। 200 300 तो मतलब बेरोजगारी अंदर बहुत होती है, तो आप यही बोलोगे ना, मतलब उसकी रेंज बताओगे ना उसको पैसों की। तो जब बोलोगे 200 300 रुपये, जब रुपये आ गए तो मतलब क्या हो गई, इसके अंदर साथ में लग गई इकाई। इसी प्रकार से हम मतलब कोई भी ले लो कि आपको मतलब कह दो कि मतलब भाई लीटर में हम किसी भी वैल्यू के ऊपर मतलब कहते हैं कि इस ड्रम के अंदर पानी 5 लीटर में आप चला गया इस, तो कोई भी आपके पास बर्तन होता है तो हम क्या कहते हैं इसके अंदर रेंज कितनी है, 1 या 2 लीटर की इसकी रेंज है। मतलब जो लीटर है वो इकाई से मुक्त नहीं होता है, तो यहाँ पर जो निरपेक्ष मान है वो इकाई से मुक्त नहीं होते हैं। दूसरा मैंने बताया था कि जब दूसरे के साथ तुलना नहीं की जा सकती, किसी भी श्रेणी की दूसरे के साथ तुलना नहीं की जा सकती। तीसरी बात, ये जो माप होता है वो शुद्ध नहीं होता है। शुद्ध माप सापेक्ष मानों को मापा जाता है कि शुद्ध जिसके पीछे कोएफिशिएंट लग जाता है वो आपके पास शुद्ध माना जाता है। तो चलिए, यही मैंने आपके सामने जो अभी अभी बोला है कि अपकिरण के निरपेक्ष माप के क्या क्या गुण होते हैं, तो ये इकाई से मुक्त नहीं होते हैं। मैंने समझा दिया कि रुपयों वाला एग्जाम्पल लेके मैंने बता दिया। दूसरा मैंने ये भी बता दिया कि इसके द्वारा विभिन्न समंक श्रेणियों की आपस में तुलना नहीं की जा सकती, बता दिया। तीसरा जो है ये माप शुद्ध अंक नहीं नहीं होते। शुद्ध अंक किसको माना जाता है? सापेक्ष को माना जाता है। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन आने के कम चांस है, फिर भी कई बार पूछ लिया जाता है कि अपकिरण में निरपेक्ष मान के निम्नलिखित में से कौन से गुण हैं, तो ये गुण आपको पता होने। अब हम अपकिरण के निरपेक्ष मानों में सबसे पहला जो टॉपिक उठाते हैं वो उठाते हैं हम रेंज का। रेंज आपको भी पता है कि रेंज लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट होती है, वो उसकी रेंज कहलाती है। यहाँ से हम इसको कहा जाता है लोवेस्ट वैल्यू एंड सुप्रीमम वैल्यू, मतलब हाईएस्ट की जो वैल्यू होती है उसको कहा जाता है रेंज। फिर मैंने ये भी कहा था कि एक्स का मान कहाँ से लेके कहाँ तक होता है तो भी रेंज कहा जाता है। जैसे आपके पॉकेट, आप दुकान पे जाते हो और आपके पास पॉकेट के अंदर आपके पास रुपये है 200 से लेकर 300 तक सपोज करिए, तो आप क्या करोगे, भाई मेरे पास 200 से 300 रुपये है, मैं सामान यहीं तक लूंगा। आप ऐसे तो नहीं है ना कि मतलब 500 रुपये बोल दोगे कि भाई मेरे को 500 रुपये का सामान नहीं ना, तो आपकी रेंज ही 200 से 300 तक है, तो आप 500 वाले सामान में हाथ डालो। जहाँ तक आई होप मेरे को समझ में मतलब जहाँ तक मैंने आपको समझाया है वहाँ तक आपको विस्तार समझ में आ गया होगा कि रेंज क्या होती है। इस पर क्वेश्चन कैसा आता है, इस पर क्वेश्चन या तो फिर इस प्रकार सतत श्रेणी के अंदर आएगा, या फिर आपको डाटा ऐसे रैंडमली डाटा दे दिया जाएगा। रैंडमली डाटा कैसे, जैसे मैं आपके पास कल वाले लेक्चर के अंदर एक डाटा बहुलक का ले लो, चलो ये आपके पास मतलब, हाँ ये लो बहुलक का। जैसे अब इस सीरीज की व्यक्तिगत सीरीज की रेंज कितनी होगी, तो इसके अंदर क्या होगी आप निकालोगे, सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, हाईएस्ट वैल्यू है 12, सबसे लोवेस्ट वैल्यू कितनी है 5, तो इसकी रेंज कितनी होगी, इसकी रेंज होगी आपके पास 7, क्योंकि 12 में से 5 जाएंगे तो कितनी हो जाएगी 7। तो इसी प्रकार से मतलब रेंज जब सतत श्रेणी के अंदर जो रेंज निकाल जाते हैं वो भी आपके पास एक्स की जो हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू के बीच में निकाल लेते हैं। जैसे आपके पास एक्स आपको दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 40। एफ आपके पास फ्रीक्वेंसी, वो मैंने आपको बता दी कि अच्छी तरह से बताइए कि फ्रीक्वेंसी क्या चीज होती है। फिर मैंने क्वेश्चन कहा कि श्रेणी का विस्तार कितना होगा, तो श्रेणी का विस्तार आपको पता है कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 40 है, और सबसे लोवेस्ट वैल्यू कितनी है 0 है। इन दोनों के बीच का यदि मैं अंतर निकाल लूंगा तो अंतर मेरे पास क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा, तो इसका जो रेंज होगी वो क्या हो जाएगी, इसकी रेंज होगी 40। मेरे करेक्ट आंसर है वो है बी। फिर मैंने आपके इसी लेक्चर के अंदर लिया है कि मतलब इसके जो विस्तार के होते हैं वो गुण क्या क्या होते हैं। इसके जो गुण है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये अपकिरण का सबसे सरल माप है। ऐसे कई बार क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि अपकिरण का सबसे सरल माप है, तो आप दिमाग में आना चाहिए कि हम इसको रेंज के द्वारा, रेंज होता है वो सबसे सरल माप होता है। आम बोलचाल के अंदर या आम जिंदगी के अंदर हम रेंज का प्रयोग करते हैं, बहुत बार करते हैं, तो ये इसके हो गए गुण। दूसरा पूछे नहीं पूछे पर इसका अपकिरण का सबसे सरल माप कौन सा है, रेंज, ये पूछ सकता है। जो दोष है वो क्या है, ये जो रेंज होती है वो क्या होती है कि मतलब रेंज किसी भी आपके पास सीरीज दे दी जाए उसकी दो ही वैल्यू पर डिपेंड करती है। मतलब दो वैल्यू मतलब चरम वैल्यू पर डिपेंड करती है, यहाँ पर 0 ले लो यहाँ पर 40 ले लो, तो सबसे जो डिपेंड किस पर करती है, हाईएस्ट वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है। ये श्रेणी चरम मूल्य पर आधारित है, बिल्कुल भी सत्य बात है, कोई इसके अंदर दोहरा ही नहीं है।
तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका दोष हो गया, ये श्रेणी के चरम मूल्य पर आधारित है। ये अपकिरण का सबसे अस्थिर माप है। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपकिरण का सबसे अस्थिर माप कौन सा, वो है आपके पास है ये रेंज। फिर जो आपके पास मैं दूसरा जो टॉपिक लेता हूँ वो है आपके पास परमाप विचलन या मानक विचलन। तो आपके द्वारा सिग्मा के द्वारा डिनोटेड किया जाता है और इसको स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर एसडी के द्वारा बोला जाता है। इंग्लिश के अंदर एसडी क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन के। तो परमाप विचलन, मानक विचलन सिग्मा के द्वारा डिनोटेड किया जाता है। रेंज आपको समझ में आ गई होगी, ये नोट्स के अंदर नोट्स बनाओगे वापस पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने अब देखो आपके पास मतलब ये जो मतलब मानक विचलन की जो डेफिनेशन लिखी, इस डेफिनेशन को आप मतलब ऐसे समझो। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूले को समझो। एक्स क्या होते हैं, आपको पता है कि आपको रेंज दे रखी होगी, मतलब बहुत सारे डाटा दे रखे होंगे। एक्स बार क्या होता है, उन डाटाओं का आपके पास माध्य निकालूंगा। एक्स माइनस एक्स बार क्या होगा, उन सारे मतलब डाटाओं में से मैं माध्य को घटा दूंगा। घटाने पर जो मेरे को प्राप्त होता है वो उसका मैं स्क्वायर कर लूंगा। और फिर अपॉन में 1/n का मतलब क्या हो गया कि इसका मैंने समांतर माध्य ले लिया और फिर उसका वर्गमूल कर दिया। तो वो मेरे को प्राप्त हो गया परमाप विचलन। यही भाषा मैंने हिंदी के अंदर लिखी है। देखो, समांतर माध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों, समांतर माध्य से लिए गए विचलन x माइनस का x बार, विचलनों के वर्गों, बिल्कुल भी मैंने इसका वर्ग कर दिया, स्क्वायर लगा दिया। ये समांतर माध्य जो ही मैंने समेशन लगाई, ये मैंने बहुत अच्छी तरह से बताया कि समेशन का मतलब होता है योग। मैंने इनका योग कर लिया, अपॉन में जितनी संख्या है उससे भाग देते तो वो क्या हो गया, वो समांतर माध्य निकल गया। तो विचलनों के वर्गों के समांतर माध्य का वर्गमूल, ये मैंने वर्गमूल ले लिया, तो ये मेरे को सिग्मा प्राप्त हो। ये जो फॉर्मूला है वो है आपके व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर काम में आता है। ये जो फॉर्मूला है वो आपके पास व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर काम में आता है। और आपके पास यदि खंडित श्रेणी पूछ लिया जाए तो फिर उसका जो फॉर्मूला होता है वो कैसे होता है, कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर जो x है उसके अंदर f लगा लेता हूँ, तो मेरे पास ये बन जाता है, मेरे पास खंडित श्रेणी के अंदर फॉर्मूला। ये देखो आज वाला लेक्चर ऐसे भी है कि मतलब फॉर्मूले के ऊपर ज्यादा ज्यादा बेस है, तो आपको मतलब एक बार नोट्स बनाने होंगे और फिर इन नोट्सों को जैसे मैंने समझाया वैसे एक बार समझना होगा। और उसके बाद वो रेक्टिफिकेशन तो करना ही पड़ेगा भाई, यहाँ तो रखना ही पड़ेगा ना आपको। ऐसे तो बात है नहीं कि मतलब मैं डायरेक्ट मतलब आपकी खोपड़ी की चेन खोल के ये लो भाई प्रमाप पिछला ना, ये लो आपके खोपड़ी के अंदर मैंने फिट कर दिया, ऐसी बात तो होगी नहीं। मेरा काम है सिर्फ एक बार बताना आपको, जो नोट्स होते हैं वो कंटेंट अच्छा देना और इनको एक बार समझा देना। बाकी आपका मतलब ऐसे नहीं है कि मतलब पूरा पूरा फिट कर दूंगा, ये फॉर्मूला ऐसे समझ में आना बहुत मुश्किल की बात है। फिर भी मैं कोशिश कोशिश कर रहा हूँ कि आपके मतलब कुछ हद तक समझ में आ जाए। बाकी आप नोट्स बनाए और उस नोट्स को एक बार समझोगे तब जाके ये फॉर्मूले समझ में आएंगे कि भाई यहाँ पर एफ लिखा है, खंडित श्रेणी क्या होती है, व्यक्तिगत श्रेणी क्या होती है। डायरेक्ट 11 लेक्चर देखने से आपके समझ में नहीं आएगा। इससे पहले जो लेक्चर है वो देखने पड़ेंगे, कंटिन्यू रूप से देखने पड़ेंगे। चलिए मैं इसी परमाणु विचलन के ऊपर आपके पास एक एग्जाम्पल ले आऊँ। उस एग्जाम्पल देखिए, आपके पास मैंने डाटा दे दिया 5, 8, 10, 7 और 5 का परमाणु विचलन निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो इन डाटाओं को गिनूंगा। गिनने पर मेरे पास डाटा कितने हैं, मेरे डाटा है 5। फिर मैं इन डाटाओं को निकालूंगा समांतर माध्य। तो समांतर माध्य क्या होता है, राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या। तो मैं राशियों का योग कितना है, 5 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 7 प्लस 5 अपॉन 5। ये मैंने निकाल लिया इसका आपके पास माध्य। माध्य मेरे पास आया, वो आया मेरे पास 7। फिर मैंने क्या किया, x में से x बाहर निकाल दिया। सारे x में से मतलब x में से प्रत्येक x में से 7 निकालता गया। तो 5 में से 7 गया, -2 बचा। 8 में से 7 गया, 1 बचा। 10 में से 7 गया, 3 गया। 7 में से 7 गया, 0। और 5 में से 7 गया, -2 बचा। फिर मैंने इनका सारों का स्क्वायर कर दिया। सारों का स्क्वायर करने पर मेरे पास क्या बना, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा। फिर मैंने जैसे ही समेशन लगाया आपको बताया कि समेशन का मतलब होता है कि इनका सारों का योग होता है। 4 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 0 प्लस 4 इक्वल टू 18 आ गई। फिर मैंने आपको समीशन अपॉन एक्स अपॉन एन, इनका मैंने औसत ले लिया। तो औसत लेना तो आपको आता है 18/5, एन कितना है 5 है। तो फिर जो ही मैंने इसका वर्गमूल निकाला तो वो मेरे पास स्टैंडर्ड हो गया। अब तो मेरे को जहां तक लगता है आपको ये जो परिभाषा लिखाई है मैंने हिंदी के अंदर पूरा पूरा, ये आपको समझ में आ गया होगा इस एग्जाम्पल के जरिए। चलिए मैं आपके पास परमाणु विचलन की जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो यहाँ एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में आते हैं इसकी महत्वपूर्ण बातों से। बाकी ये जो एग्जाम्पल ये आपको फॉर्मूला बताने के लिए लिया है। तो चलिए पहला जो है वो है आपके महत्वपूर्ण बातों के अंदर, अचर समंग का परमाणु वितरण हमेशा के लिए शून्य नहीं होता। अचर समंग का मतलब होता है आपके पास ऐसी सीरीज दे दी जाती है जिसके अंदर सारे के सारे वैल्यू, इसके अंदर सारी की सारी वैल्यू क्या होती है, समान होती है। समान वैल्यू का जो परमाणु विचलन होता है वो हमेशा के लिए क्या होता है, 0 होता है।
देख लो 103 103 103 का सिग्मा क्या होगा, सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब प्रमाप विचलन क्या होगा, 0 होगा, ये तो हमारे को पता है। दूसरा मैंने महत्वपूर्ण बातों में ये लिखा है कि जो प्रमाप विचलन के जो रूट के अंदर जो संख्या होती है उसको उसको कहा जाता है प्रसरण। तो देखिए ये का परमाप विचलन वर्ग, परमाप विचलन का वर्ग होता है जो क्या होता है प्रश्न होता है। परमाप विचलन कौन होता है, सिग्मा। यदि मैं सिग्मा का वर्ग कर दिया, सिग्मा स्क्वायर कर दिया, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, वो हो जाएगी प्रसरण के इक्वल। अब यहाँ से आप कई बार आगे जो क्वेश्चन में अब चलेगा वो चलेगा आपके पास प्रसरण। ये प्रसरण क्या होता है, प्रसरण मतलब प्रश्न क्या होता है ये तो समझ में आएगा ना। प्रश्न के ऊपर आपके पास क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ से मतलब जो आपके पास सिग्मा के जो फॉर्मूले थे, सिग्मा स्क्वायर करते जो प्रश्न के ऑटोमेटिक फॉर्मूले होगी, ये तो आपको याद हो जाना चाहिए। जैसे क्योंकि मैंने ऊपर वाला है क्या क्या इसका स्क्वायर देखिए, स्क्वायर करते तो अंदर वाला है वो सारे के सारे पर्सन के फॉर्मूले हो जाएंगे। तो ये फॉर्मूले पर्सन के। तीसरा मैंने जो टॉपिक लिखा है वो लिखा है कि परमाप विचलन या प्रसरण यदि हम माध्य से निकाल लिया जाए तो वो आपके पास सबसे न्यूनतम होगा। समांतर माध्य से निकाला गया परमाप विचलन क्या होता है, न्यूनतम होता है। परमाप विचलन आप किसी से भी निकाल सकते हो, आपके पास एक्स बाहर जरूरी नहीं है, आपको डाटा 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 दे दिया जाएगा तो आप जरूरी नहीं है कि एक्स बाहर ही करो। आप माध्यिका से भी निकाल सकते हो, आप बहुलक से भी निकाल सकते हो, परंतु यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट बात क्या है कि परमाप विचलन सबसे न्यूनतम किसका होता है, यदि समांतर माध्य से दिया गया हो। और हमारे को यही देखना है कि डाटाओं का अंतरित यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर इम्पोर्टेंट है, तो हमारे को विचरण सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। तो बस न्यूनतम यदि हमें न्यूनतम करना है तो वो समांतर माध्य से ही होगा। चौथा टॉपिक मैंने लिखा है कि परमाप विचलन है जो प्रश्न के मूल बिंदु से परिवर्तन नहीं होता है। मूल बिंदु से परिवर्तन होने का मतलब क्या होता है कि यदि आपके पास जैसे ऐसे डाटा 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 मैंने दे दिए, इन सारे डाटाओं के अंदर +3 कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमाप विचलन +3 हो जाएगा, कभी भी नहीं होगा। परमाप विचलन +3 नहीं होगा। परमाप विचलन मूल बिंदु से परिवर्तन करने से स्वतंत्र होता है, बिल्कुल भी मतलब मूल बिंदु से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। परंतु जैसे ही मैंने उसमें सारे संख्याओं को मतलब 2 से गुणा कर दिया, अभी जैसे इन्हीं संख्या को मैंने सारों को मतलब जो 5 8 10 7 5 है इसको सारों को 2 से गुणा कर दिया, तो परमाप विचलन भी 2 गुना हो जाएगा। ये बात इंपॉर्टेंट है। ये जो चौथा टॉपिक आपके पास मतलब महत्वपूर्ण बातों में समझ में आ जाना चाहिए कि मूल बिंदु से परिवर्तन करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु यदि पैमाना मतलब गुणा या भाग करने पर उसमें परमाणु विचलन में परिवर्तन हो जाता है उतने ही गुना। तो चलिए मैं आपके पास जो इसके जो चार के जो इंपॉर्टेंट बातों में सब इंपॉर्टेंट जो मैंने फॉर्मूले लिखे हैं वो एक बार बता देता हूँ। सपोज करिए कि आपके पास एक्स वाई जेड कोई भी आपके पास समंक दे रखा होगा, और उन समंकों और ए बी सी आपके पास कांस्टेंट ले लो। अब ये कांस्टेंट मैंने क्यों लिया, ये इसको एक क्वेश्चन बना के मान लो कि बोले आपके पास डाटा डाटा दे रखा है एक्स वाई और जेड। अब इनमें एक्स वाई जेड को मैं आपके पास क्या करूंगा, गुणा करूंगा। किस कभी मैं ए से गुणा करूंगा मतलब कोई भी, अब जैसे अभी सपोज करो कि एक्स की जगह मैं 5 ले लूँ, वाई की जगह 7 ले लूँ, जेड की जगह 8 ले लूँ। 5 7 8 3 वैल्यू है। अब मैं इसको सारे वैल्यू को 2 गुना से गुणा कर देता हूँ। सपोज कीजिए मैं एक क्या ले लिया, 2। अब मैं सारों को 2 से गुणा कर दिया तो मतलब क्या हो गया, प्रमाण विचलन भी 2 गुना हो जाएगा। तो वैसे आपके पास अब जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप एक बार के लिए गहराई से देखो। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा के द्वारा डिनोटेड किया जाता है। सिग्मा यदि ए क्या किया, मैंने कहा कि ये कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का हमने यहाँ पर भी पढ़ लिया कि 103 का परमाणु विचलन क्या होता है, 0 होता है। तो यही मैंने यहाँ पर फॉर्मूले का सिग्मा ऑफ द ए के सिग्मा क्या होता है, 0 होता है। फिर मैंने लिखा है कि सिग्मा ए एक्स का मतलब क्या होता है, ए बाहर आ जाएगा और सिग्मा एक्स अंदर चला जाएगा, मतलब सारा का सारा मतलब ए गुना हो जाएगा। जो इसका एक्स का परमाणु विचलन है वो आपके ए एक्स का मतलब ए से मल्टीपल हो जाएगा। अब ये आपके पास नीचे मैं क्वेश्चन कराया हूँ, उस कराए हुए क्वेश्चन समझ में आएगा। तीसरा जो टॉपिक है वो सॉरी तीसरा जो फॉर्मूला है वो है सिग्मा ए एक्स प्लस का बी इक्वल टू ए सिग्मा एक्स होता है। सिग्मा माइनस में यदि माइनस में ले लिया तो इसका माइनस का मतलब ये नहीं है कि ये बार बार आपके आगे माइनस होगा, माइनस नहीं होगा, प्लस का प्लस ही रहेगा। पांचवें के अंदर क्या होगा कि आपके पास वेरिएंस, ये तो आपके पास सिग्मा के ऊपर है। अब की बार जो फॉर्मूला लिए वो आपके लिए वेरिएंस के ऊपर। कांस्टेंट का वेरिएंस होता है वो हमेशा के लिए 0 होता है। यदि किसी वेरिएबल को ए से मल्टीपल कर दिया जाए और उसका यदि वेरिएंस निकाला जाए तो उसका जो वेरिएंस होता है वो इस एक्स के वेरिएंस को यदि ए स्क्वायर से गुणा कर दिया, ए स्क्वायर से गुणा कर दिया जाए तो आपके पास इक्वल हो जाता है। इसी प्रकार से वेरिएंस मतलब वेरिएंस ए एक्स प्लस का बी का वेरिएंस निकालना है तो वो आपके पास ए स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ एक्स। इसी पर माइनस ए एक्स प्लस का प्लस माइनस का बी का जो वेरिएंस होगा वो ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको समझ में आ जाना चाहिए जहां तक मुझे लगता है। अब क्या है कि मेरे को तो ऐसे लगता है कि आपको समझ में आएगा नहीं आएगा, क्योंकि मेरे सामने तो कोई है नहीं, तो मैं तो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अब हो सकता है कि मतलब मैं फॉर्मूला बताते टाइम मतलब ऐसे पूरी इमोशन नहीं नहीं दे सकता, फिर भी आपको मतलब समझने तो पड़ेंगे ये फॉर्मूले।
आपके पास नवा फॉर्मूला क्या है कि वेरिएंस ऑफ दो वेरिएबलों का यदि वेरिएंस निकालना है तो आपके पास वेरिएंस कैसे निकलेगा, आपके पास वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई, और जो यहाँ इन दोनों के बीच में जो चिन्ह है वही यहाँ पर चिन्ह आ जाएगा, और दो कोवेरिएंस क्यूवी को बोला जाता है कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई, इसको पढ़ा ऐसे जाता है कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई। 10वां फॉर्मूला है वेरिएंस ऑफ एक्स, ए एक्स प्लस का वाई, तो ए अब की बार मल्टीपल में हो गए तो उससे क्या हो गया हमारे को, तो मतलब दोनों का वेरिएबल लेना है ए एक्स प्लस का वेरिएंस ऑफ वाई, और जो प्लस दे रहेगा तो प्लस का टू कोवेरिएंस ले लेंगे। अब यहाँ पर कोवेरियंस आ रहा है तो मतलब कोवेरियंस के भी फॉर्मूले होंगे, बिल्कुल भी होंगे कोवेरियंस फॉर्मूले, तो कोवेरियंस के फॉर्मूले क्या हो गए, कोवेरियंस ऑफ ए एक्स इंटू बी वाई का कोवेरियंस क्या होगा, ए बी इंटू कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई। कोवेरियंस ऑफ माइनस का ए एक्स कॉमा माइनस का बी वाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दोनों ही माइनस है तो मल्टीपल हो जाएगा, तो मल्टीपल होता है यहाँ पर प्लस हो जाएगा ए बी कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई। फिर मैंने आपके पास 13वां फॉर्मूला लिया है वो कोवेरियंस माइनस का ए एक्स कॉमा बी वाई का फॉर्मूला लिया है, तो इसका कोवेरियंस क्या हो जाएगा, ए और बी मल्टीपल हो जाएंगे और माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, बार बार प्रैक्टिस करोगे इससे हो जाएगा। फिर आपके पास मैंने 14 फॉर्मूला लिखा है कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा एक्स का कितना होता है, तो वेरियंस ऑफ एक्स के इक्वल होता है कोवेरियंस ऑफ वाई वाई, मतलब दो वेरिएबल का यदि समान कोवेरियंस ले लेता है तो वो वेरियंस के तुल्य होता है, और कोवेरियंस ऑफ वाई वाई इक्वल टू वेरियंस ऑफ वाई। फिर मैंने आपके 16वां जो फॉर्मूला लिया है वो लिया है वेरियंस ऑफ माइनस ए एक्स प्लस का बी वाई, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ओपन कर दूंगा मेरे पास वेरिएंस ऑफ माइनस का एक्स प्लस का वेरिएंस ऑफ बी वाई, और यहाँ पर प्लस है ना, ये देखो इन दोनों के बीच में कौन सा प्लस है, तो प्लस है, तो मैं यहाँ पर प्लस टू कोवेरियंस ऑफ माइनस का एक्स प्लस का बी वाई। जब मैं इसको ओपन करूंगा वेरिएंस ऑफ ए एक्स का क्या क्या वैल्यू होती है, ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस का वेरिएंस ऑफ बी वाई का क्या होता है, बी स्क्वायर वेरिएंस ऑफ वाई प्लस का टू कोवेरियंस माइनस एक्स और बी वाई क्या क्या हो जाएगा माइनस का, ये मैंने ऊपर फॉर्मूले के अंदर लिखा है देखो, माइनस है जो माइनस बाहर आ जाता है तो माइनस मैंने बाहर लिख लिया, माइनस टू ए बी कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई। और आपके पास 17वां जो फॉर्मूला मैंने जो बताया वो बताया कि यदि एक्स और वाई यदि स्वतंत्र हो जाए तो ये कोवेरियंस का लफड़ा ही खत्म हो जाएगा। कोवेरियंस का लफड़ा कैसे खत्म हो जाएगा, जैसे कोवेरियंस जीरो हो जाएगा जब जैसे ही मैं स्वतंत्र लिखूंगा, यहाँ पर क्वेश्चन में बिल्कुल दे रखे हो गए कि आपके पास यदि वेरिएबल स्वतंत्र है तो कोवेरियंस ऑफ एक्स और वाई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब यदि यहाँ पर यही मैं फॉर्मूला बताऊं, अभी आपके यही 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 फॉर्मूला लिखूं, यदि दो एक्स और वाई आपके पास मतलब क्या है स्वतंत्र वेरिएबल है, तो आपके पास मतलब वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई का तो वेरिएंस होगा वो कितना हो जाएगा, तो वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस का वेरिएंस ऑफ वाई, क्योंकि ये तो क्या हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि कोई वेरिएंस स्वतंत्र का क्या होता है, जीरो। देखिए मैंने यहाँ पर आपके पास इन ऊपर वाले फॉर्मूलों को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, माना कि 56, 58, 49, 68 और 79 आपके पास डाटा दे रखे हैं, और इनका जो परमाप विचलन दे रखा है वो दे रखा है वाई। तो इन डाटाओं के अंदर मैंने पता है आपके पास कितने कितने जोड़े हैं, इन डाटाओं के अंदर जोड़े हैं आपके पास चार चार, मैंने सारे 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 डाटाओं के अंदर चार चार वैल्यू जोड़ दी, 60, 62, 53, 72 और 83, मतलब सारे डाटाओं की चार चार जोड़ दिया जाए तो इसके अंदर परमाणु विचलन क्या होगा, तो परमाणु विचलन तो मैंने बताया था कि परमाणु विचलन मूल बिंदुओं से पैमानों से, मतलब मूल बिंदु में परिवर्तन करने से कोई भी परिवर्तन नहीं होता, तो मूल बिंदु में पैमाने तो मूल बिंदु के अंदर परिवर्तन हुआ है, पैमाने के अंदर तो नहीं हुआ है ना। मैंने इसको ये तो नहीं ना कि इन सारी संख्या को दो से गुणा कर दिया, ऐसी बात नहीं कि मैंने सारों में क्या क्या जोड़ा है, चार चार जोड़ा है। ये देखिए मैंने यहाँ पर जो चौथा पॉइंट लिया, परमाणु विचलन प्रश्न के मूल बिंदु से परिवर्तन करने से स्वतंत्र होना, मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, इसका परमाणु विचलन क्या हो जाएगा, इसका परमाणु विचलन क्या आ जाएगा, इसका परमाणु विचलन वाई आ जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर मैंने अगला एग्जाम्पल लिया है कि यदि आपके पास कोई भी एक वेरिएबल है वाई का परमाणु विचलन बारह है, तो आपके पास एक अलग वेरिएबल दे रखा है जेड, जो कि 6 प्लस का 1.5 वाई का परमाणु विचलन क्या होगा, क्या आपका जेड होता है जो वाई को ही बनाया गया, वाई को 1.5 से मैंने मल्टीपल कर दिया बिल्कुल भी, और उसके अंदर मैंने 6 जोड़ दिया, तब मेरे को एक नया वेरिएबल मिला है, वो क्या मिला है, जेड का। जो आपके पास परमाणु विचलन क्या होगा, ये तो हमारे को पता है कि जब किसी वेरिएबल को 1.5 से मल्टीपल किया तो उसका जो वेरिएंस है, मतलब उसका जो परमाणु विचलन है वो भी 1.5 से गुणा हो जाएगा। बाकी जो ऐड किया है, ऐड से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। सिग्मा ऑफ द वाई क्या है, 12 है, तब सिग्मा ऑफ द इसका मेरे को वेरियंस, इसका मेरे को परमाणु विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने इसको और भी सरल तरीके से आपको खोल दिया है, खोल के बताया, हालांकि ये खोलना फॉर्मूला सही नहीं है ये, फिर भी मैंने खोल के बताया कि सिग्मा ऑफ द 6 प्लस का सिग्मा ऑफ द 1.5, सिग्मा 1.5 का वैल्यू मैंने बताई ऊपर वाले फॉर्मूले के अंदर मैंने यूज करना बताया है। सिग्मा ए एक्स होगा तो कैसे होगा, ए इंटू सिग्मा एक्स, जैसे ही 1.5 वाई है तो मतलब 1.5 को बाहर ले लूंगा और सिग्मा वाई ले लूंगा, सिग्मा वाई तो मेरे को पहले से ही 12 दे रखा है, तो मैं 12 इंटू 1.5 आ जाता, और सिग्मा 6 का वैल्यू तो वैसे ही जीरो है, मैंने
बताया है ना कि भाई जैसे वेरिएबल यदि कोई कांस्टेंट का जो सिग्मा कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट का यदि मैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूंगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। x क्या है, ये कांस्टेंट है। यदि z का परमाणु विचलन आपके पास क्या है, 3 है, तो -5 z -3 का परमाणु विचलन क्या होगा, तो ये मेरे को पता है कि 5 -3 से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इस z को -5 से मल्टीपल किया है तो आपके पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन वो किससे गुणा हो जाएगा, वो 5 से गुणा हो जाएगा, -5 से नहीं होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखो देखो मैंने यहाँ पर आपके पास माइनस से मल्टीपल किया है ना, यहाँ पर देखो इस जो चौथे फॉर्मूले के अंदर माइनस से मल्टीपल किया है, फिर भी देखो मेरे पास प्लस में आ रहा है ना, ए सिग्मा एक्स, तो यहाँ पर भी आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी आपके पास प्लस का 5 बाहर निकल जाएगा। फिर मैंने अगला एग्जांपल लिया कि यदि एक्स का प्रसरण प्रसरण बोले तो वी बोला है, वी ऑफ एक्स आपके पास 3 दे रखा है, तो वी ऑफ 2x प्लस का 9, मतलब यहाँ पर क्या किया, एक्स को 2 से मल्टीप्लाई किया और उसके अंदर का सारों के अंदर 9 जोड़ लिया, मेरे को नया वेरिएबल प्राप्त हुआ, वो हुआ वाई। तो वाई का मेरे को वेरिएंस चाहिए, तो प्लस करने से तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और मल्टीपल करने से उसका स्क्वायर बाहर आएगा। देखो मल्टीपल करने से आपके स्क्वायर बाहर आता है। देखो किसी वेरिएबल को इस प्रकार से फॉर्मूला बनाया ना, वो जो बनाए तो फॉर्मूले का क्या हो जाएगा, मतलब ए जो एक्स के मल्टीपल में है उसका ए स्क्वायर आ जाएगा। तो मल्टीपल में, तो मल्टीपल के अंदर आपके पास मतलब ए दे रखा है, उसका जो स्क्वायर आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, तो और बी एक्स आ जाएगा। बी एक्स आपको पता है 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। फिर मैंने आपके पास एक और एग्जांपल लिया, यदि वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू 3 दे रखा है, तब वेरिएंस ऑफ x प्लस का 4 प्लस का 3, इस प्लस 3 से तो मेरे को कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। जो मल्टीपल जो x के जो मल्टीपल में है उसका जो स्क्वायर होकर बाहर आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर हुआ और वेरिएंस ऑफ x है, वेरिएंस ऑफ x कितना है, 3 है, तो 3 का 16। जहाँ तक मुझे लगता है ये एग्जाम्पल आपके पास समझ में आ रहे हैं, और समझ में नहीं आ रहे हैं तो इनको आपको एक अपने नोट्स में उतारना पड़ेगा, और नोट्स में उतारने के बाद आपको एक बार समझना पड़ेगा खुद से। यहाँ पर देखिए, यदि देखो मैंने कहा था कि जब कोवेरिएंस 0 होता है तब आपके पास सवाल बिल्कुल स्पष्ट रूप से दे रखा होता है, एक्स तथा वाई स्वतंत्र चर है, बिल्कुल भी हमें मालूम वही स्वतंत्र चर दिखा है, तो मेरे को पता है कि कोवेरिएंस क्या हो गया, 0 हो गया। तो निम्न में से सत्य क्या होगा, कोवेरिएंस जैसे ही आपके पास 0 हो जाता है तो आपके पास ये फॉर्मूला सेम बन जाता है, नहीं ये फॉर्मूला सेम बन जाता है, नहीं बन जाता, वी ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई, कोवेरिएंस 0 हो गया तो इससे मेरे को लेना देना ही नहीं है, प्लस माइनस से तो कोई भी लेना देना नहीं है ना, तो दोनों दोनों फॉर्मूले क्या हो गई, सेम हो गई। वी एक्स प्लस का वाई का फॉर्मूला और वेरिएंस ऑफ एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या हो गया, इक्वल हो गया। यही आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर पूछा, यही इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, वी ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू वी ऑफ एक्स माइनस का वाई। ऑप्शन नंबर सी आपके पास करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू 5, वेरिएंस ऑफ वाई इक्वल टू 3 है, तो को वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस का वाई और एक्स माइनस वाई का कोवेरिएंस कितना होगा, तो कोवेरिएंस खोलने की प्रॉपर्टी क्या होती है, पहले जो ये एक्स दे रखा है उनको सारे इन दोनों को साथ खोलो, तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स एक्स, कोवेरिएंस ऑफ एक्स माइनस का वाई, इनके साथ खुल गया। दूसरा होता है जो y, इन दोनों के साथ खोलने पर क्या तरीका होता है, y को इन दोनों के साथ खोलूंगा, y ऑफ x कोवेरिएंस ऑफ y ऑफ x, इस y को पुनः इस माइनस y वाले के साथ खोलूंगा तो कोवेरिएंस ऑफ y कॉमा माइनस का y हो गया। मतलब x को इन दोनों के साथ खोल दिया, y को इन दोनों के साथ खोल दिया, कोवेरिएंस ऑफ x x कोवेरिएंस ऑफ x कॉमा माइनस y, कोवेरिएंस ऑफ y कॉमा x और कोवेरिएंस ऑफ y कॉमा माइनस का y। तो कोवेरिएंस ऑफ x x मतलब वेरिएंस ऑफ x होता है, कोवेरिएंस ऑफ x माइनस का y क्या होता है, माइनस का कोवेरिएंस ऑफ x y, प्लस का कोवेरिएंस ऑफ y x कोवेरिएंस ऑफ y x माइनस का वेरिएंस ऑफ y कॉमा माइनस का y का मैंने क्या पढ़ा कि वेरिएंस ऑफ y होगा। कोवेरिएंस सेम चर का यदि कोवेरिएंस पूछा जाए तो उसका क्या मतलब होता है, वेरिएंस ऑफ x हो जाता है। यहाँ पर आपको y y पूछा है तो वेरिएंस ऑफ y हो जाएगा, और ये तो आपको वैल्यू दे रखी है, वेरिएंस ऑफ x की वैल्यू दे रखी है, हो जाएगा। फिर आपके पास जो अगला जो क्वेश्चन है वो आपके पास इसी के ऊपर है, मतलब उन्हीं फॉर्मूले के ऊपर है। माना कि x कोई भी एक परमाणु, x कोई भी एक वेरिएबल दे रखा है और उसका जो परमाणु विचलन दे रखा है वो सिग्मा x दे रखा है, y कोई भी परमाणु विचलन दे रखा है, उसका परमाणु y कोई भी वेरिएबल दे रखा है और उसका परमाणु विचलन क्या दे रखा है, सिग्मा ऑफ y दे रखा है। अब आपके पास जो y है वो आपके पास इस प्रकार से डिफाइंड किया गया है, डिफाइंड किस प्रकार से किया गया है कि x में से मैं माइनस का a निकाल दूंगा और उसको मैं भाग b से कर दूंगा, तो वो मेरे को b प्राप्त हो जाएगा। तो अब इनके मध्य सिग्मा ऑफ x एंड सिग्मा ऑफ y के बीच में रिलेशन क्या होगा, रिलेशन निकालने के लिए आपको पता है कि इस x के अंदर माइनस का a हुआ तो माइनस a से तो मेरे को कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, फर्क पड़ेगा तो नीचे जो b है इस फर्क पड़ेगा वो इस 20 से पड़ेगा। तो देखो मैंने सिग्मा ऑफ वाई ले लिया, सिग्मा ऑफ वाई लेते मैंने वाई की वैल्यू लिख ली एक्स अपॉन बी माइनस का ए अपॉन बी, एक ही बात है, मैंने इनको अलग अलग कर लिया। तो अब इस प्लस वाले से तो कोई प्रभाव पड़ता है क्या, कभी भी नहीं पड़ता, ये सेम टू सेम इस फॉर्मूले के ऊपर चला जाता है। देखो इस फॉर्मूले के ऊपर, इसके ऊपर,
तीसरा जो फॉर्मूला लिखा है ना, ये फॉर्मूले का मतलब ऐसा पैटर्न हो जाता है, और इसका जो बाहर कैसे निकलेगा, ए ओनली फॉर जो एक्स के जो मल्टीपल में वही बाहर आ जाता है। ये भी बाहर क्या आ जाएगा, जो एक्स के जो मल्टीपल में है, तो एक्स के जो मल्टीपल में क्या है, 1/b है, तो 1/b आपके पास बाहर आ जाएगा, और सिग्मा ऑफ एक्स तो आ ही जाएगा। तो सिग्मा ऑफ एक्स इक्वल टू बी इंटू सिग्मा ऑफ वाई, जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये हो गया आपके पास, मतलब आज का जो ये अपकिरण का जो ये परमापचलन था, ये अभी तक आधा ही हुआ है, आगे कल आएगा। हालांकि आज वाले के अंदर का जो ये क्वेश्चन थे, वो अब मेरे को तो समझ में नहीं है कि आपको समझ में आए या नहीं, इस बात को तो मुझे नहीं पता कि भाई, मेरे सामने तो अभी कोई स्टूडेंट है नहीं, मैं तो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और जहाँ पर भी आपको समझ में नहीं आया है, वो मेरे को कमेंट के अंदर बता देना कि सर यहाँ पर समझ में नहीं आया है, इसको आपने कैसे ओपन किया, मैं बता दूंगा, बिल्कुल मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर देना। मैं जहाँ तक है आपकी हेल्प करूंगा, और जो अगले वाला जो वीडियो आएगा, वो इसी प्रमाण का जो अगला जो पार्ट होगा वो आएगा। जहाँ तक मेरे को लगा कि मैंने आपको मेरी तरफ से बेहतरीन समझाने की कोशिश की है, फिर भी आपको एक बार समझ में नहीं आता, तो आप इनको नोट्स बनाइए, फिर नोट्स में एक बार समझिए कि इस मास्टर ने क्या क्या किया इस फॉर्मूले के अंदर, तो वो समझने के बाद फिर भी डाउट हो जाता तो फिर मेरे को बता चलिएगा। आपने जिंदा एकेडमी सर्च की, और इसके अंदर एएसओ का जो ये बेंच देख रहे हो, ये नोट्स है बेटा, इन नोट्सों को पढ़िए, रटिए, अगली बार जो एग्जाम है उसमें बेहतरीन तब तक के लिए धन्यवाद। आपने ये जिंदा अकादमी आपने सर्च की के लिए, और योर वाचिंग।